Today we are going to deal with time domain analysis। तो सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं। डोमेन एनालिसिस इज टू टाइप्स ऑफ टू डोमेन्स। अब एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन frequency domain is in frequency domain independent variable is omega. Omega is independent variable, and we say that we will vary the frequency and try to see the magnitude and phase of output. मीन्स हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं और हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज ऑफ आउटपुट को देखते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है। For any sinusoidal functions, we have two quantities, magnitude and phase. What is the change in magnitude and phase with respect to frequency? That is called as frequency domain analysis. मीन्स हम लोग सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए, सिंपल वर्ड में कहने का मतलब हो जाता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और हम लोग मैग्नीट्यूड और जो फेजर है उसको हम लोग प्लॉट करके देखेंगे कि वो कैसे वेरी कर रहा है, किस टाइप से वेरी कर रहा है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, टाइम डोमेन। टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन जो है, टाइम डोमेन एनालिसिस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है टाइम। टाइम मीन्स टी। अब हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। इन टाइम डोमेन we try to plot the response of any network with respect to time। मीन्स हम लोग यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है तो टाइम को हम लोग वेरी करेंगे और आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है उसको प्लॉट करके देखेंगे टाइम के साथ आउटपुट कैसे रिस्पॉन्स, आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे वेरी कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वी वांट टू सी द चेंज इन द रिस्पॉन्स विथ टाइम। अब हम लोग इस पे टाइम डोमेन एनालिसिस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, अगर हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं, रजिस्टर रेजिस्टेंस, तो हम लोग उस पे क्या होता है, आई डायरेक्टली इक्वल टू होता है V बाय आर। तो आई और V के बीच में कोई एंगल नहीं है, बोथ आर सेम एंगल। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, आउटपुट करंट बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। मीन्स रेजिस्टेंस के केस पे क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट रिस्पॉन्स, आउटपुट करंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। इनपुट में जो भी वोल्टेज है, प्रोपोर्शनल टू इनपुट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर का, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का बात करें, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में डायरेक्टली कोई भी रिलेटेड टू नहीं होता है। करंट इक्वेशन जो होता है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज होता है। देयर वी कैन नॉट से आउटपुट करंट विल बी सेम एज द सप्लाई वोल्टेज, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग अब इसको देखने के लिए कि कैसे आउटपुट रिस्पॉन्स वेरी कर रहा है विथ टाइम, तो उसे देखने के लिए हम लोग को प्लॉट करना जरूरी है। इसीलिए टाइम डोमेन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ आउटपुट रिस्पॉन्स इज चेंजिंग। कैपेसिटर के टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनपुट टाइम पे है तो उससे कैसे आउटपुट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को टाइम डोमेन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको पढ़ना और इसे फाइंड आउट, प्लॉट करना, इसको देखना रिस्पॉन्स को। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि हम लोगों को बहुत सारे डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। जैसे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सडन चेंज।
सडन चेंज कहने का मतलब होता है सडन चेंज। सडन चेंज मीन्स स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल एक देखें तो हम लोग कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोई बॉयलर है, बॉयलर में टेम्परेचर हम लोग को मेज़र करना है, तो हम लोग उस पर टेम्परेचर थर्मामीटर हम लोग डालते हैं, तो एकदम से 0 डिग्री से वो टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है, तो उसी को बोलते हैं सडन चेंज। अब सडन चेंज जो हो रहा है तो इस तरह का बिहेवियर कहाँ पे होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ तो हो नहीं सकता इंस्टेंटेनियसली चेंज। तो ये सडन चेंज जो होता है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में होता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर हम लोग बोल सकते हैं इट कैन नॉट रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियसली बिकॉज इट विल टेक्स सम टाइम टू एब्जॉर्ब or deliver any amount of energy, so resistance is instantaneous and R, C and L is not instantaneous। तो हम लोग देखने से इसे क्या लग रहा है कि L और C इंस्टेंटेनियस नहीं है और रेजिस्टेंस जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है, क्योंकि जो इनपुट आता है वो डायरेक्टली वही आउटपुट की ओर जाता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस पे ये केस डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज कैपेसिटर क्या होता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है तो वो थोड़ा टाइम लगाता है रिस्पॉन्स को पूरा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इस पे देखते हैं ट्रांजिएंट क्या होता है। व्हाट इज ट्रांजिएंट्स? ट्रांजिएंट क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। ट्रांजिएंट का मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं मीन्स टेम्पररी। ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, मतलब अभी इंस्टेंट पे कुछ चीज़ें हुई उसको हम लोग ट्रांजिएंट बोल सकते हैं। बाकी जो चला आ रहा है मीन्स अभी मैंने स्टार्ट किया कोई बल्ब को तो वो हो गया ट्रांजिएंट तुरंत, उसके बाद वो बल्ब स्टार्ट होके चल रहा है तो वो हो गया शॉर्ट, वो स्टडी स्टेट। मीन्स अगर हम लोग बात करें एक स्मॉल वर्ड पे तो ट्रांजिएंट के मतलब हो गया इट इज ए टेम्पररी रिस्पॉन्स व्हेन एवर सडन चेंजेस। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इट इज ये temporary response whenever sudden change हो रहा है, उसके चलते जो टेम्पररी रिस्पॉन्स आता है उसी को हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। अब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट को हम लोग दूसरे वर्ड पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट मीन्स स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर हम लोग स्टडी स्टेट के बारे में बोलना चाहें तो स्टडी स्टेट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टडी स्टेट इज एक्यूरेसी। स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को बताता है, क्योंकि जो ट्रांजिएंट होता है वो बहुत स्पीड से होता है, वो एक्यूरेसी नहीं बता सकता। और स्टडी स्टेट मतलब एक टाइम से होता आ रहा है, उसको हम लोग फाइनल जो पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट को हम लोग स्टडी स्टेट बोल सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा एक वर्ड और हम लोग ऐड करके बोले तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिएंट को इनिशियल पार्ट is called transient and final part is called steady state। कोई भी अगर फंक्शन हम लोग लेते हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा इनिशियल पॉइंट वो हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा और जो फाइनल पॉइंट होगा वो स्टडी स्टेट बिहेवियर देगा।
अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल ऐसे ही सिंपल सा तौर पे देख के देखते हैं कि कैसे कोई भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो रहा है और वहाँ पे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है। तो एक हमने वोल्टेज सोर्स ले लिया, एक स्विच है, स्विच के बाद हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये स्विच, ये VA R एंड C, स्विच जब हमने t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, जिस स्टैंड पे हमने क्लोज किया उस स्टैंड को बोलेंगे ट्रांजिएंट, क्योंकि पहले ओपन था, ओपन होने के बाद तुरंत क्लोज हुआ है, तो तुरंत क्लोज होने के बाद स्टार्टिंग पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलेंगे। अब अगर हम लोग इसको फिर से हम लोग इसके लैंग्वेज के तौर पे लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं transient gives the information about the speed of response with respect to time, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको और हाउ द आउटपुट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का बिहेवियर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर का बिहेवियर बोल सकते हैं कि इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज स्टडी। मीन्स कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का बिहेवियर बता रहा है कि इट ऑकर्स ड्यू टू presence of energy storage state, अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या, अब हम लोग ने ये देख लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इक्वेशन इज IT इक्वल टू ट्रांजिएंट करंट, मीन्स जिस इंस्टेंट पे हमने स्विच को ऑन किया, मतलब ऑफ किया, उस टाइम पे, उस स्टैंड पे, और उसके बाद क्या दे रहा है आउटपुट, वो रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टेडी स्टेट का बात करेंगे, तो स्टेडी स्टेट को टाइम के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू IT जो करंट का वेरिएबल है, आउटपुट करंट रिस्पॉन्स, उसको हम लोग देखेंगे कि जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था उसके बाद से क्या हो रहा है, तो वो पूरा रिस्पॉन्स किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या होता है। अब हम लोग एक बाय एक करके देखेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से रिस्पॉन्स या वेरिएबल क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्टेट वेरिएबल। अब अगर हम स्टेट वेरिएबल का बात करें, स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइंस व्हाट इज द प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन इन द सिस्टम। मीन्स अभी क्या ऑपरेशन कंडीशन है उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट के मीन्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कंडीशन, एंड सेकेंड अगर हम लोग बोला जाए, सेकेंड स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज एलिमेंट मीन्स रेजिस्टेंस आएगा नहीं, स्टोरेज एलिमेंट में करंट, वोल्टेज। स्टोरेज एलिमेंट इज ओनली करंट एंड वोल्टेज। तो करंट एंड वोल्टेज में हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आपका इनपुट में मीन्स वोल्टेज सोर्स है, सोर्सेज सिंपली बोला जाए तो सोर्सेज जो भी होंगे वो हो जाएंगे स्टोरेज एलिमेंट में। तो अब हम लोग जो स्टोरेज एलिमेंट है वो क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोरेज एलिमेंट है। तो इंडक्टर का अगर हम बात करें तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर मीन्स फ्लक्स उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं।
तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टोर्स द एनर्जी, स्टोर्स द एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, तो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रहता है, तो स्टोर्स द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, मैग्नेटिकली। अब ये किस फॉर्म में होगा, तो आई के फॉर्म में होगा इंडक्टर में। अब सिमिलरली अगर कैपेसिटर का हम बात करें, तो कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसमें चार्ज के फॉर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टोर्स द एनर्जी, स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिकली। तो हम लोग चार्ज के फॉर्म में रख सकते हैं, और ये क्या है, ये डिनोट होगा Vc से। वोल्टेज, कोई भी कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज के फॉर्म में रहता है। तो अब हम लोग समझ गए कि स्टेट वेरिएबल क्या होगा, या तो करंट या तो वोल्टेज। और करंट और वोल्टेज कहाँ से आएगा, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में करंट के फॉर्म में आएगा, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में वोल्टेज के फॉर्म में आएगा। अब हम लोग स्टेट वेरिएबल देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं रेस्पॉन्स। व्हाट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहने का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स मीन्स आप सप्लाई क्या कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में अगर हम लोग बात करें तो रिस्पॉन्स में दो टाइप का होता है, एक फोर्स रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स मीन्स सर्किट पे सप्लाई अवेलेबल है। सप्लाई अवेलेबल में कहने का मतलब उसमें कोई वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, कोई भी सोर्स अवेलेबल है। अब सोर्स अवेलेबल है तो वो हो गया फोर्स रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स मीन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स मीन्स सोर्स फ्री, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। या तो हम लोग इसको और बोलना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मीन्स जिसमें आपका कोई भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स नहीं है सप्लाई में। तो अगर कोई सप्लाई नहीं है तो उस सर्किट में फिर कैसे करंट फ्लो करेगा, तो ये फ्लो इस तरीके से करेगा, अगर वहां पे इंडक्टर है या कैपेसिटर है या कोई भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो वो जब डिस्चार्ज करेगा तो उस टाइम पे जो डिस्चार्जिंग करंट होगा उसी वो सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी सोर्सेस। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एलिमेंट लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब इसमें हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर इसमें से देखते हैं तो इन्वर्टर तो सबने देखा है। अगर हम इन्वर्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर जब पावर सप्लाई अवेलेबल होता है तो उस टाइम पे चार्ज कर लेता है। चार्ज करने के बाद क्या करता है कि वो जब पावर अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम पे वो डिस्चार्ज करता है, और डिस्चार्ज करके वो पावर जनरेट करके फिर से पावर सप्लाई करता है हाउस बेस पे। तो ये एक तरीके से एग्जांपल है नेचुरल रिस्पांस का। तो अब हम लोगों ने फॉर रिस्पांस, वेरिएबल रिस्पांस, ये सारा कुछ देख चुके हैं हमने। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल लेके कि सोर्स फ्री, जैसे आरसी हम लोग के लिए अब 2 पॉइंट हो गया कि हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को 2 पॉइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सोर्स हो गया, सोर्स एंड सोर्स 2 टाइप का हो गया, सोर्स इज फोर्स रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स, एंड अनदर वन इज
फ्री रिस्पॉन्स, नेचुरल फ्री रिस्पॉन्स, फ्री रिस्पॉन्स। अब हम लोग इस पे पहले स्टार्टिंग में नेचुरल रिस्पॉन्स, फ्री रिस्पॉन्स, अभी हम सीरीज और पैरेलल सीरीज का बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग को फिर से यहां पे क्या होगा, एक आरसी सर्किट होगा, आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट भी सीरीज हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, आरसी सीरीज सर्किट, सिमिलरली आरसी पैरेलल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। सिमिलरली सी हो जाएगा सीरीज आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, एंड डी इज सीरीज, सॉरी सीरीज पैरेलल, सीरीज तो हमने देख लिया, पैरेलल, पैरेलल आरएल सर्किट। ये हम लोग अब डेरिवेशन करके देखेंगे कि इसका आउटपुट रिस्पांस किस तरीके से वेरी कर रहा है। मीन्स अगर हम लोग आरएल सर्किट लेंगे तो उस टाइम पे हम लोग को करंट का इक्वेशन निकाल के देखना पड़ेगा कि करंट हमारा कैसे वेरी कर रहा है। सिमिलरली नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम हो जाएगा, सिमिलरली सीरीज आरसी सर्किट, बी इज पैरेलल आरसी सर्किट, सी इज सीरीज RL circuit, similarly D is parallel RL circuit, RL circuit। अब हम लोग देखेंगे सारा सीरीज आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट कहने का मतलब मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। सीरीज यहाँ पे फोर्स्ड है, फोर्स रिस्पॉन्स मीन्स सोर्स इज अवेलेबल, और यहाँ पे नेचुरल फ्री रिस्पॉन्स कहने का मतलब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ का एग्जांपल मैं बताऊँ नेचुरल फ्री रिस्पॉन्स में आरसी सर्किट को, तो हम लोग एक आर है वो सीरीज में, एक कैपेसिटर है, ये हो गया सीरीज सर्किट, तो ये आरसी सर्किट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग सीरीज आरसी सर्किट फॉर फोर्स रिस्पॉन्स के लिए देखें, फोर्स रिस्पॉन्स के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हम एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं प्लस माइनस, सिमिलरली एक हमने स्विच लिया है, एक आर है उसके साथ कैपेसिटर है सीरीज में, और हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये R हो गया और दिस इज I एंड प्लस माइनस V। तो हम लोग का ये पूरा टर्मिनल एक एग्जाम्पल हो गया इसके लिए, फोर्स रिस्पॉन्स के लिए। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर फ्री रिस्पॉन्सेस, दिस इज IR एंड दिस इज IC। अब हम लोग नेचुरल फ्री रिस्पॉन्स के लिए एक हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होगा। तो अब हम लोग नेचुरल फ्री रिस्पॉन्स देखते हैं फॉर आरसी सर्किट। सोर्स फ्री, सोर्स फ्री, सोर्स फ्री आरसी नेटवर्क। अब आरसी सर्किट के लिए हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हमको वोल्टेज फाइंड आउट करके देखना है, वोल्टेज रिस्पॉन्स पहले फाइंड आउट होगा और उसके बाद उसका करंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सोर्स फ्री आरसी सर्किट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग इसका मीनिंग पहले देखते हैं। सोर्स फ्री मीन्स नो सोर्स सप्लाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। सोर्स फ्री मीन्स नो सोर्स सप्लाई, then circuit is working based on the initial condition that is available in the capacitor। means अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है 2 वोल्ट से तो हम लोग को इनिशियल 2 वोल्ट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इनिशियली कैपेसिटर
चार्ज नहीं है तो हम लोग को वहां पे 0 वोल्ट कंडीशन करना पड़ेगा। मीन्स इनिशियल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इस पे इनिशियल कंडीशन भी देखना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर must initially have certain charge so that it can discharge through the resistor। तो इनिशियल कंडीशन, क्योंकि सोर्स फ्री है, सोर्स फ्री में कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ेगा। जब तक चार्ज नहीं होगा, कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर नहीं होगा, तो हम लोग उस पर आगे की ओर करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर मस्ट इनिशियली हैव certain charge so that it can discharge through the resistor available in the circuit। then तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग फ्री रिस्पांस का बात कर रहे हैं, तो फ्री रिस्पांस में आरसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज मस्ट है, उससे करंट फ्लो होगा। तो कैपेसिटर मस्ट हैव सम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स सो दैट व्हेन its energy discharging, it can transfer energy to the resistor। that energy will be dissipated as heat energy। मीन्स सिंपली है कि अगर चार्ज नहीं होगा तो हम लोग फिर उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी हीट एनर्जी ट्रांसफर डिसिपेट नहीं होगा, तो लोग उसका इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो हमें आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम के फॉर्म में किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसके लिए हमारे कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होना चाहिए, जो डिस्चार्जिंग के थ्रू और ट्रांसफर होके हमें आउटपुट दिखाए। तो अब हम लोग इस पे डेरिवेशन करके देखते हैं कि आउटपुट रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग एक बार डेरिवेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट हो रहा है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटर, हियर इज ग्राउंड। मान लेते हैं कि आर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर है, और एक करंट जो कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है वो आई सी है। अब हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में स्टेट वेरिएबल क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, स्टेट वेरिएबल इज वोल्टेज। तो वोल्टेज स्टेट वेरिएबल होगा, तो हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इज Vc विच इज ऑल्सो इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज। अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL यूज करते हैं। तो KCL क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू IC प्लस IR इक्वल टू 0, बोथ करंट सम इक्वल टू 0। अब हम लोग करंट अक्रॉस कैपेसिटर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि करंट अगर कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है तो क्या होता है, CdV/dt, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। Vc हम लोग क्या बोल रहे हैं, Vc इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मीन्स CdVc/dt। Vc इज कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सिमिलरली Vc सेम वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vc/R इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से Vc फाइंड आउट करना है, तो Vc फाइंड आउट करना है तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस Vc/RC इक्वल टू 0। अब हम लोग dVc/dt इक्वल टू माइनस Vc/RC। अब हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इसको Vc से इस पार्ट को मैंने इधर ले आया और dt को उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि हम लोग को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे दिक्कतें ना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट
बोथ साइड, तो हमें Vc का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को, dVc/Vc इक्वल टू -1/RC इज कांस्टेंट, तो dt के अक्रॉस। अब हम लोग को सबसे पहले पता है कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1/Vc में है तो ये हो जाएगा ln Vc इक्वल टू 1/RC इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया t। तो अब हम लोग को हमारा आउटपुट क्या आ गया, ln Vc इक्वल टू -t और सम कांस्टेंट भी होगा। तो कांस्टेंट होने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन किस टाइप से हो रहा है, प्लस कांस्टेंट था। अब हम लोग Vc इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻t/RC इंटू e⁻k। अब e⁻k को हम कोई कांस्टेंट a एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ARC। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग जब कैपेसिटर का इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 जब स्विच ऑन नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था, कैपेसिटर के अक्रॉस मीन्स जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस हमने वोल्टेज क्या लेके चला हुआ है स्टार्टिंग में, जब 0 मीन्स स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, Vc इक्वल टू क्या है, V0। तो हम लोग यहां ले सकते हैं t इक्वल टू 0, Vc 0 इनिशियल कंडीशन इक्वल टू V0 जो अवेलेबल है, जो हमने कंसीडर किया था। तो हमारा इस Vc नोट को हम लोग इस इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं, मीन्स Vc 0 करेंगे इक्वल टू e⁻t के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, 0 डिवाइड बाय RC। देन क्या हो जाएगा, Vc0 इज V0 इक्वल टू दिस इज 1a, मीन्स इक्वेशन 2। a का वैल्यू आ गया V0, देन पुट द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Vc इक्वल टू V0 e⁻t डिवाइडेड बाय RC। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। किस तरीके से वेरी कर रहा है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वोल्टेज का जो रिस्पॉन्स है, आउटपुट रिस्पॉन्स, वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग, ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन। सिमिलरली तो ये हम अगर इस पे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, ये टाइम हो गया, दिस इज Vc, देन V0 से डिकेइंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, माइनस साइन है तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मीन्स ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो रहा है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V0 से। t इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे, जब 0 पुट कर रहे हैं तो उस टाइम पे Vc कितना आ रहा है, V0। तो यहाँ 0 के कंडीशन में, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है तो हमने डिकेइंग के बारे में प्लॉट कर लिया। तो ये प्लॉट करना ही, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में वो किस तरीके से बिहेवियर हो रही है। अगर रेजिस्टेंस केवल रहता है तो रेजिस्टेंस सिमिलर होता है, जैसे इनपुट रिस्पॉन्स है, सिमिलरली आउटपुट रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली सेम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनपुट रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट रिस्पॉन्स। तो कैपेसिटर, इंडक्टर जहां पे इंक्लूड हो जाता है तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स चेंज हो जाते हैं, वही रिस्पॉन्सेज हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो उसकी वेरिएशन किस टाइप से है, तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का वेरिएशन क्या है। तो अगर कैपेसिटर करंट लिखते हैं तो कैपेसिटर के करंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, dVc/dt। अब Vc तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, Vc हमने फाइंड आउट क्या किया है, Vc इक्वल टू दिस V0 e⁻t/RC। देन you will put the value of
वी नॉट ई पावर माइनस टी बटा आर सी। अब आर सी को हम लोग टाउ के फॉर्म में लिख लेते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग आर सी को टाउ के फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। टाउ इज टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट इसे लिख लेते हैं आर सी। तो हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया आर सी। अब हम लोग इस पे पुट करते हैं, यहाँ पे टाउ पुट कर देते हैं, सी ये डी बाई डी टी, सी डी बाई डी टी हियर इज वी नॉट ई टू पावर माइनस टी बटा टाउ। सिमिलरली हियर इज, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वी नॉट को बाहर कर दिए, डिवाइड बाई टाउ ई टू पावर माइनस टी बटा टाउ। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ रहा है। तो हम आई सी को लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस टी बटा टाउ। अब हम लोग क्या है, टाउ का वैल्यू पुट कर दो। टाउ का वैल्यू क्या है, हियर इज सी वी नॉट डिवाइडेड बाय टाउ इज आर सी ई पावर माइनस टी बटा टाउ। हियर डिफरेंशिएशन इज माइनस टाइम्स, सो माइनस वन बाय टाउ, सॉरी हियर इज माइनस, हियर इज माइनस, देन सी इज कैंसिल आउट। तो हम लोग बोल सकते हैं आई सी इक्वल टू माइनस ऑफ वी जीरो डिवाइडेड बाय आर ई पावर माइनस टी बटा टाउ। तो अब हमारा वेरिएबल जो है आई सी भी निकल गया, वो वी सी तो हमने फाइंड आउट किया ही था। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसका अगर हम लोग वेरिएशन देखते हैं तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस साइन है। माइनस साइन है मीन्स ये नेगेटिव, मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट से ये स्मॉल डिकेइंग। तो हम लोग ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये वी नॉट हो गया, दिस इज टाइम एंड दिस इज वी नॉट बाय आर, दिस इज आई सी। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो डिकेइंग विथ माइनस साइन। अब माइनस साइन का मतलब क्या है, करंट जो इंटरिंग है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हो रहा है, इसीलिए ये माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर से हर समय करंट निकलता है। तो यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लिया हुआ है, वोल्टेज प्लस माइनस लिया हुआ है, करंट इंटरिंग हो रहा है, इसीलिए वो माइनस साइन आया हुआ है। तो इसे हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है। अब हम लोग इसी को फिर से थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग को आई आर फाइंड आउट करना है, तो आई आर जैसे आई सी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो आई आर फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन हमने यूज़ किया था, आई सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग आई आर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आई सी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो आई सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, देन आई आर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ आई सी। तो आई सी हमारा कितना है, माइनस ऑफ वी नॉट बाय आर ई पावर माइनस टी बटा आर सी। तो हम लोग पुट कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एंड ई पावर माइनस टी बटा टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं वी नॉट डिवाइडेड बाय आर ई पावर माइनस टी बटा आर सी। ये हो गया आई आर, मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो। अब हम लोग को देखना है कि कब हमारा टाउ कितना रखेंगे कि हम आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना परसेंट होता है। अगर हम लोग रखते हैं इफ टी इक्वल टू टाउ, हम लोग के टाउ के अक्रॉस रखते हैं, मीन्स आर सी के इक्वल रखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है इन कैपेसिटर कितना होता है वो फाइंड आउट करके देखते हैं। तो वी सी क्या है, वी नॉट ई पावर माइनस टी बटा टाउ। अब हम लोग टाउ के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, आर सी, एंड टाइम इज आल्सो आर सी, देन वी जीरो ई पावर माइनस वन, मीन्स ई पावर माइनस वन इज 0.368 वी नॉट। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टाइम जब आर सी के इक्वल होगा तो उस टाइम पे ये
आउटपुट जो वोल्टेज होगा VC आउटपुट वो 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू होगा, मीन्स 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब हम लोग डिफरेंट टाइम रख के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है और कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। अब सिमिलरली अगर हम लोग पावर निकालना चाहेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग उससे भी फाइंड आउट करके देखते हैं। तो हम लोग पावर अगर निकालता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज कितना हो गया V नॉट, जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज है, होल स्क्वायर। देन इट इज V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R e पावर माइनस t बटा 0.5 टाउ। सिमिलरली अगर हम लोग एनर्जी का बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देन इट इज हाफ CV स्क्वायर। देन वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वोल्टेज का वैल्यू रख देते हैं हाफ C इंटू वोल्टेज क्या है V नॉट e पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। मैं टाउ को बार बार बोल रहा हूँ। टाउ इज व्हाट इज टाउ? टाउ इज टाइम कांस्टेंट which value is RC। देन अब हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग इसको होल स्क्वायर, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाफ CV नॉट स्क्वायर पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 0.5 टाउ। ये एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी सोर्स के लिए और ये एक्सप्रेशन हो गया पावर के लिए। तो इस तरीके से हम लोग अगर RC सर्किट फ्री रिस्पांस के लिए बोले तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्लास पे हमने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया।